6, 5, 4, 3, 2, 1. Shall we begin? अगले जो हमारे गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं स्टेज पे, शी हैज बीन एन इंस्पिरेशन। बोलने को तो शी इज एन माउंटेनियर, स्पोर्ट्स वुमेन एंड अ मदर। शी हैज presented India in a 7 times Indian volleyball as a 7-time Indian volleyball player. She stands as a symbol of unwavering determination and resilience. Overcoming tremendous odds, she not only conquered the highest peaks, but also shattered stereotypes and has inspired countless lives. Her journey from adversity to becoming world's first amputee to climb Mount Everest serves as a tribute to human spirit. Our story is like a lighthouse that reminds us that the challenge can be transformed into stepping stones towards greatness. Author of the book Born Again on the Mountain, winner of 4th highest civilian award of India, Padma Shri Tenzing Norgay highest mountaineering award. With that, give a big round of applause and let's welcome the one and only Arunima Sinha! First of all, thank you so much, देव जी। बहुत एनर्जी है। कहते हैं ना, जब लीडर होता है शानदार और जानदार तो आ ही जाता है ना देव जी? वेरी गुड इवनिंग आप सबको। वैसे आप लोग को एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद में इतने इंस्पायर हैं कि मैं खुद भी इंस्पायर हो जा रही हूँ आप सबसे। आपने ये अपॉर्चुनिटी दी थी प्यारी ऑडियंस के बीच में आने का। वैसे तो मैं बहुत लोगों जाती रहती हूँ, लेकिन इतनी प्यारी ऑडियंस कभी कभी मिलती है। आज इस हॉल से, इस जो इतना बड़ा आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे भी दी और हम सभी को शायद दी है, बस सिर्फ इतना कहूँगी कि आप इस हॉल से खुद से प्रॉमिस करके जाइए। मुझे पता है कि आप सभी ने अपना विज़न, अपना गोल तय करके रखा है, बस इतना तय करके और जाइएगा कि उस विज़न से हटना नहीं है जब तक कि वो मिल ना जाए। मोस्टली लोगों को पता ही होगा मेरे बारे में, ये फिर नहीं पता है तो मैं बताऊंगी अपने से। मैं कोई भी एज ए स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो एक माउंटेनियर हूँ, एक प्लेयर है। आप जैसे लोग लाके मुझे यहाँ खड़ा कर देते हैं। आप सभी को पता होगा कि 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था। मेरा एक जॉब इंटरव्यू था, मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, कुछ जॉब इंटरव्यू था और 4-5 लोग ट्रेन जनरल कंपार्टमेंट में चढ़े हैं और जो भी पैसेंजर्स थे उनकी ज्वेलरीज हैं, जो भी सारी चीज़ें थी वो छीनने की कोशिश की। वो 4-5 लोग थे, मेरी भी ज्वेलरीज है सब छीनने की कोशिश की और मैंने विरोध किया कि नहीं, मैं नहीं दूँगी। और वो इत्तेफाक था या फिर क्या था, उन्होंने मुझे ऐसे उठाकर चलती ट्रेन से बाहर उठाकर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, मैं पिंग पॉन्ग होकर टकराई। मतलब कि मैं जो ट्रेन का दरवाज़ा था, गेट था, मैंने उसकी हैंडल को पकड़ने की कोशिश की, मैं पकड़ के खड़ी हो जाऊँ, मतलब रुक जाऊँ, लेकिन मैं पकड़ ही नहीं पाई। मेरा इतना पार्ट ऐसे बाहर था और थोड़ी देर बाद दूसरी ट्रेन के डिब्बों में टकराई और ऐसे, और फिर मैं नीचे गिरी। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में निकल गई थी। बस जब मुझे याद है जितना
मैंने ऐसे हाथ रख के उठने की कोशिश की कि मैं उठ जाऊँ, उठ के खड़ी हो जाऊँ। मैं उठ नहीं पा रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं उठ के खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा पैर वैर कट चुका है। मैंने जो अपना पैर ऐसे उठाया है और मेरा पैर कट के जीन्स में हैंड हो रहा है। मेरे दूसरे पैर की हड्डियाँ, मेरे राइट पैर की हड्डियाँ टूट टूट के जीन्स के ऐसे ऐसे बाहर आ गई। दोनों एल्बो टूट चुके थे, कॉलर बोन टूट चुकी थी, पीछे से सिर फट चुका था, बहुत सारी चोटें ऐसे थी। और मैं बस कोशिश कर रही थी कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊँ, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही। ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था, तो मुझे लगा मैं खड़ी नहीं। मैं ऐसे दोनों ट्रैक पे पत्थर हो गया, आपने छोटे छोटे देखे होंगे, मैंने ऐसे दोनों हाथों में लिया है, पकड़ा है ऐसे, और ऐसे पेट के बल लेट गई थी। मतलब सो गई थी मैं पेट के बल ऐसे रख के सिर। मेरा ऐसे कान मेरा ऐसे धड़ जमीन में था। जब ट्रेन आती थी तो वाइब्रेट होता था, मुझे सुनाई देता था, तो मुझे पता चल जाता कि दूसरी ट्रेन आ रही है। और उस दर्द को एक्सप्लेन कर पाना शायद मेरे शब्दों, मेरे पास शब्द नहीं थे उसके लिए। मैं लगातार उसी ट्रैक पर पड़ी रही। ट्रेन लगातार गुजरती थी, कभी इधर से कभी इधर से, ट्रेन लगातार आती जाती थी। मैं मूव नहीं करती थी, हो सकता कि मेरे ऊपर से निकल जाए ट्रेन। लगातार मैं वहीं पड़ी रही। इतना ही नहीं, लोग टॉयलेट करते थे तो मेरे ऐसे साइड में पड़ता था इस पर, और मैं बेबस लाचार उसी ट्रैक पे थी कि शायद मुझे कोई बचा ले। बाद में मुझे दिखाई देना बंद हो चुका था, ट्रैक पर चूहे होते मेरे ऊपर घूम रहे थे। मैं उनको ऐसे मूव नहीं कर पा रही थी कि उनको हटा दूँ। खैर, कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुनहरा सवेरा तो आता ही है। और सुबह हुई है, गाँव वालों ने देखा है, सुबह हुई है और गाँव वालों ने मुझे देखा, उठा कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली उत्तर प्रदेश में जाके मुझे एडमिट किया। CMS फार्मासिस्ट डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं, ब्लड नहीं, ऑक्सीजन, इसका इलाज शुरू करेंगे वहाँ से। मैं सुन पा रही थी लेकिन देख कुछ नहीं पा रही थी। मैंने ऐसे, मुझे नीचे जमीन में रख दिया गया था और आपस में सभी लोग बातें कर रहे थे। तो उतनी देर में मैंने सिर्फ एक बार बात की उनसे कि अभी तो आप मेरा पैर अच्छे के लिए काटेंगे, काट दीजिए बिना एनेस्थीसिया, क्योंकि उस पेन को मैं किसी तरीके से हटाना चाहती थी। मैंने बोला बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाए, लेकिन ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से, ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, शायद आपके सामने खड़ी हूँ। उनके पास जो भी प्रायोरिटी ट्रीटमेंट्स था उन्होंने शुरू किया है और मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया है। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, शायद ही बता पाऊँ ठीक से। खैर, जब बात मीडिया में आई, अभी मैं नेशनल प्लेयर है, 7 टाइम वॉलीबॉल नेशनल मैंने किया था, नेशनल प्लेयर है, तो मुझे ट्रीटमेंट अच्छा मिलना शुरू हुआ। एक कॉमन वार्ड से उठाकर अच्छा सा ठीक ठाक वार्ड दिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फिर वहाँ से KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जाकर मुझे एडमिट किया। फिर वहाँ से एम्स ट्रॉमा सेंटर नई दिल्ली। मेरी जर्नी की, कहते हैं ना, मेरी जीवन की असली स्ट्रगल एम्स से शुरू होता है। एम्स से शुरू हुआ है और जब 20 से 25 दिन बाद डॉक्टरों ने बुलेटिन जारी किया कि हाँ मैं ठीक है, बातचीत कर सकते हो। बातचीत का तो पता नहीं, मुझे बातचीत का बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत, लेकिन बस मुझे ये जानना था कि बाहर हो क्या रहा है। तो जब मैंने न्यूज़पेपर मंगाना शुरू किया है, फ्रंट पेज पे मेरी फोटो थी, अच्छी सी, मतलब पट्टी वट्टी बैंडेज लगे हुए, मेरी फोटो थी। तो मैं फोटो देख के खुश भी हो गई थी, लेकिन नीचे कंटेंट था, नीचे जब उसका कंटेंट लिखा हुआ था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था TT आने पर अरुणिमा ट्रेन से टूट गई। इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे जब मैंने पेपर मंगाया अगले दिन, तो उसमें था कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। फोटो वही थी, नीचे लिखा और अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। क्या इमेजिन, जिस इंसान का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं व्हील चेयर या बेड से कभी उठ नहीं पाएगा कि नहीं। मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर्स थे, मैं उठ नहीं पा रही थी। मोशन वगैरह सब कुछ पॉट में था। इमेजिन कर सकते हैं, मैटर नहीं करता मेल है फीमेल है, मैटर सिर्फ इतना करता कि एक इंसान का शरीर का एक अंग कट चुका है और बाहर उसके, कहते ना कि पूरी की पूरी जो भी उसके आसपास के लोग हैं, हर कोई अपोजिट बिस्तर पे बैठ लेटे लेटे उसकी माइंड में एक मध्यम वर्गीय फैमिली के बच्चे या फिर शायद किसी के साथ भी वो बेड से पड़े पड़े उसकी मनोदशा क्या होगी, या फिर उस
उसकी फैमिली की मनोदशा क्या है ये सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। हॉस्पिटल के बेड से मैं चिल्ला, उस वार्ड से, मतलब नाम तो किसी का नहीं लूंगी, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी कि मेरे पास टिकट, आज तो मैं फ्रेम करा के इस टिकट को रख दे कि भाई कब जरूरत लग जाए। लोग मानते नहीं है, कहते हैं ना जब तक या तो ऐसे लगती नहीं है जब तक, तब तक नहीं मानते हैं, और जब तक या तो फिर ऐसे उनके ऊपर ठप्पा मारा लगा तो तब नहीं मानते हैं। इसलिए मैंने फ्रेम बना करके रख दिया है। मैं आपको बताऊँ, कॉमनवेल्थ वार्ड है एम्स में, उस वार्ड में मैं अकेली एडमिट थी। अब पूरे वार्ड ऐसे बड़ा वार्ड है, मैं चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी भाई मेरे पास टिकट है, सुन तो लो, मुझे कोई भी तो सुन लो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं होता है, और खास करके एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए पूरा जीवन लड़ता बीत जाता है और कुछ नहीं होता। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया था कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी। मेरा नाम माउंटेनिंग लीग से हट। अब होता क्या, सोच तो लेते, आज आई थिंक हमारे इसमें जितने भाई बहन हैं, आप सोचते तो हो कि मुझे ये करना है और अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या टिके रह पाते उस पर। कहते हैं ना कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बहुत छोटा, हमारी बहनें भी हैं, भाई भी दोनों लोग हैं, आप दोनों, मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि होता क्या, 5 बजे मॉर्निंग सुबह का अलार्म लगाते हैं और कहते हैं योगा करेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे कुछ भी, और आप जब भी 5 बजता अलार्म बंद करते हो, बहुत सारे लोग होंगे अलार्म बंद करते हो चुपचाप सो जाते हो, हैं कि नहीं आप में से? ये देखिए बहुत सारे लोग हैं। क्यों? पता है ये क्यों होता है? अलार्म बंद क्यों कर देते? क्योंकि आप उसको, जो भी गोल आपने, विजन जो आपका है लिया है, अंतरात्मा से आई नहीं है। जिस दिन अंतरात्मा से आ गई, आपको ये घड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा हमेशा से मानना है कि वो गोल ही क्या जो आपको लिख के याद रखना पड़े, वो गोल ही क्या जो आपको कोई दूसरा याद रखे। अरे आपकी अंतरात्मा अरे अंदर तक खिला देता है। लोग है जब लीग से हटकर आप कोई गोल बनाते हो तो आसपास कहते हैं, क्योंकि कभी किसी ने किया ही नहीं, लोग कहते हैं पागल है क्या यार, आपके घर के परिवार के लोग, अपने लोग कहते हैं अरे पागल है क्या यार, आज तक कभी हुआ ही नहीं, तू कैसे कर लेगी? इसको करने के लिए माउंटेनिंग करने, जब मैंने एक गोल चुना है तो फ्रंट से लोगों ने मुझे कहा ना तू पागल है क्या, माउंटेनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पैर, वही तेरे पास नहीं, तू चलेगी कैसे? दूसरा पैर में भी, मेरे दूसरे पैर में नी टू एंकल रॉड है और नी से थाई पे प्लेट है, ठीक है, मेरे स्पाइन में ऐसे 3 आर्टिफिशियल है। तो मैं आपको बताऊं, लोग मुझे बोलते थे कि रवीना वही तेरे पास नहीं जिससे क्लाइंब करना है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि जो अंतरात्मा की शक्ति होती है उसे तो ऊपर वाला भी जुड़ जाता है। एक बात रिक्वेस्ट करूँ आप सभी से, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दे, ठीक है, मुझे क्योंकि मैं, आप समझ रहे ना कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बात करने आई हूँ, मेरा एक एक शब्द मेरे दिल से आता है और मैंने वो जिंदगी जी है मेरे भाई। तो बस मैं वो बताना चाहती हूँ, और आपको लास्ट में भी तालियां बजाना होगा, बजा लीजिएगा लेकिन अभी मुझे प्लीज़ बोल रहे थे, प्लीज़। ओके, उस समय जब मैंने माउंटेनिंग के बारे में सोचा था, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर मुझे, मानसिक डॉक्टर मुझे देखने आ गया था, उन्हें लगा कि रवीना कुछ पागल है क्या है। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब जिस पर ये समाज हंसा है उसी ने इतिहास में रचा, ये भी एक इतिहास है। इतिहास उठा करके देख सकते हैं, कंट्रोल आप। और उस दौरान जब मुझे लोग पागल बोलते थे कि रवीना तू पागल है, ट्रेनिंग में या फिर हॉस्पिटल में, तो मुझे बहुत तेजी से गुस्सा आता था।
बहुत तेजी से गुस्सा आता था। शायद आपने भी, जब आप किसी चीज़ को करने जाते हैं, कोई मतलब जब आप दिल जिगर किडनी लीवर लगा देते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आसपास के लोग जब ये कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि या तो अपने बराबर वो खींच के लाके खड़ा करते हैं, या तो उन्होंने कभी देखा नहीं होता है। ये दो रीज़न मुझे जहाँ तक लगता है ऐसे ही होता है। जब मुझे लोग हॉस्पिटल में, या जब मैं एवरेस्ट की ट्रेनिंग में थी, जब लोग मुझे पागल बोलते थे तो मुझे बहुत गुस्सा और इरिटेशन में आता था, बहुत बहुत गुस्सा आता था। लेकिन आज की डेट में जब लोग मुझे, मेरी गोल के प्रति पागल मुझे बोलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया है। जिस दिन लोग आपके गोल के प्रति आपको पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब, कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं। आप आजमा के देखिएगा, आप आजमा के देखिएगा, कोई किताब की बातें नहीं, मेरे एक एक पल का खुद का एक्सपीरियंस है। खैर, मुझे जब मैं चार्मिंग हॉस्पिटल में थी, मैं कभी भी व्हील चेयर या फिर वो स्टिक को नहीं पकड़ा, वॉल को पकड़ के चलना सीखा, या फिर मेरे फैमिली मेंबर कोई होता था, मैं उसके हाथों को पकड़ के चलना सीखा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि ऐसा ना हो वो व्हील चेयर मेरे मतलब उससे जुड़ जाए, इसलिए मैंने कभी छुआ ही नहीं उसको। आप हॉस्पिटल से निकलते क्या सोचते? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचते क्या है? घर जाना, नौकरी करना, जीवन यापन, या फिर बिजनेस, जो भी, मतलब जिंदगी को कैसे सेटल करके आगे बढ़ाना, शायद ये सोचते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दिमाग में कभी ये बातें नहीं थी। मेरे दिमाग में तो सिर्फ दो चीज़ें थी, एक तो एवरेस्ट सबमिट कैसे करना, दूसरा जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की उसका जवाब कैसे देना। सिर्फ दो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, और यही कारण हॉस्पिटल से निकलते मैं अपनी माँ से नहीं मिली थी, जबकि मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही थी, मैं उनसे नहीं मिली। फर्स्ट टाइम बचेंद्री मैम से झारखंड में रेलवे, मतलब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गई, पर इतना VIP नहीं थी, मैं फ़ोन करती मेरा वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं था। ट्रेन था, अंदर गई तो RAC था, मतलब बैठ नहीं पा रही थी उसमें, तो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। मैं अपने पैरों प्रोस्थेटिक लग गया था, इसमें स्टिचेस थे थाई पे और नीचे, लेकिन मैं वॉक कर पा रही थी किसी को पकड़ के, मैं चल रही थी। मेरी बॉडी का वेट जब मैं प्रोस्थेटिक पे लेती थी, इस पैरों पे लेती थी, ब्लड जाता था स्टिचेस से और मेरे स्टम्प से, मेरे स्टम्प से ब्लड आता था। हर कोई मुझे अजूबे की नज़र से देख रहा था, ये तो नया अजूबा है। जब मैं ट्रेन के अंदर गई हूँ तो वहाँ कोई बैठा हुआ था, मैं बाहर आई। लास्ट कंपार्टमेंट एक हैंडीकैप कंपार्टमेंट होता है, पता नहीं आप जानते होंगे कि नहीं, एक हैंडीकैप कंपार्टमेंट होता है। सीट तो मुझे मिली, ऊपर की सीट मिली। पहला दिन शायद ये कह सकते हैं मेरे एवरेस्ट जर्नी का एक स्टेप लिया, दो ऐसे सीढ़ियाँ होती है, उस पर पोल ऐसे लगे थे छोटे छोटे, मैंने उसको क्लाइम किया है और करके ऊपर की सीट मुझे मिली है। पूरी रात सीट में मैं मुँह छुपा के रोई थी कि आज मुझे ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। और लेकिन फिर भी रोते रोते मैं कब सो गई, चादर ताना है, मस्त सो गई। और सुबह जब हुआ है, झारखंड जमशेदपुर में पहुंची हूँ, बचेंद्री मैम के ऑफिस की मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मेरे पैरों से ब्लड आ रहा था। बचेंद्री मैम से किसी ने बोला कि कोई आया है ऐसे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पैर वैर से ब्लड निकल रहा, तो बाहर ही आ गए। मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने बोला क्यों इतना जल्दी क्यों? जब मैंने अपना प्रपोजल बताया कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुनू पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, पर सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार से भी किसी को यकीन नहीं था। बचेंद्री मैम ने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और ऐसे जोर से दबाया मुझे, बोला कि लेकिन अरुणिमा चलते चलते कि अरुणिमा लेकिन एवरेस्ट आसान नहीं है, अच्छे अच्छे के हौसले तोड़ देता है, देखते तू कितनी देर तक रुकती है। वाकई ये कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। जब मैंने कहा मुझे मौका तो देके देखी, जब मैं माउंटेन पहुंची हूँ, मतलब रियल एकदम माउंटेन में थी, और ऐसे ये रोड है ना, ये बेस कैंप ऐसे गंगा के किनारे, यहाँ गंगा थी, यहाँ हमारा बेस कैंप था, जगह जगह टेंट्स थे ऐसे। तो जो नॉर्मल लोग होते थे सड़क से सीधा बेस कैंप रन करके भाग जाते थे, फटाफट फटाफट भाग के चले जाते थे। मुझे 3-3, 4-4 घंटे लगते थे सिर्फ बेस कैंप पहुँचने से।
बॉडी का वेट मैं अपने पैरों पे नहीं ले सकती, तो वो 30 से 35 केजी का मैं बैकपैक कैसे उठाती? हर कोई मुझे बोलता था ये पागलपन है, हर कोई, मैं समझा नहीं पा रही थी। मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था लोगों को समझा पाना। आज भी लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ तो हो गया है, नेक्स्ट क्यों? लेकिन मैं उनको कैसे बताऊँ, अगर मैं नेक्स्ट नहीं लूँगी तो शायद मैं जिंदा ना रहूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जब वो जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जब तक उनको, मैं ईमानदारी से एक चीज़ और बताऊँगी, मैंने एवरेस्ट किसी और के लिए नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपने लिए, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका था उसके लिए मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। लेकिन जब देश वापस आई थी, लोग जुड़ रहे थे, तब नेक्स्ट होना शुरू हुआ। अब जब तक नेक्स्ट में चैलेंज, इस माइंड को जब तक नए नए चैलेंज नहीं मिलते हैं, शांति से बैठता ही नहीं है। मैं फर्स्ट चंद्री मैम ने मुझे एक सूर्या टॉप करके छोटा सा पीक होता था, करीब 14,000 फीट का, जो नॉर्मल माउंटेनियर्स थे वो जाते थे और सबमिट करके वापस आए। मैं ईमानदारी से बताऊँ, स्टार्टिंग में कभी उस पीक को सबमिट ही नहीं करा। हर बार मुझे ये कहकर वापस कर लिया जाता था, अरे मैं तेरे पैरों से ब्लड निकाल रहा है, टाइम ओवर हो चुका, विंड ज़्यादा, स्नोफॉल हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ क्योंकि होता था ऐसा। मैं और लोगों से एकदम स्लो चल रही थी। ऐसे करते करते मुझे करीब 8 महीने बीत चुके थे और मैं उस सूर्या टॉप को क्लाइम नहीं कर पाई थी। और तो छोड़ दीजिए, मेरे ट्रेनिंग का जो पार्ट था मैं उसको ही नहीं कर पाई थी। आज इस स्टेज पर आकर मैं आप सबको चाहे जितना मोटिवेट करूँ, या शायद आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? हम खुद, हमारी अंतरात्मा। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जागती है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप खुद अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। मैं बेस कैंप पे वापस गई हूँ, मतलब टेंट के अंदर मैं अपने वापस गई हूँ, क्योंकि उस दिन भी मैं वापस आ गई थी आधे रास्ते से। मैं किसी और को कैसे ब्लेम करती हूँ? मैं वापस टेंट के अंदर घुसी हूँ, खूब रोई। कभी कभी रोने से भी बड़ा मजा आता है, तब आराम मिलता है। मैं खूब रोई और रो करके मैंने खुद को बोला कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक तेरे दिमाग में छोटा सा पीक सबमिट नहीं हो रहा है, खुद को अर्निमा तेरे से नहीं हो रहा है। उसी रात, हम बड़े माउंटेन हमेशा रात में सबमिट करते हैं, रात 3 बजे के करीब, मॉर्निंग 3 बजे के करीब मैंने पूरा बैग पैक एंड ऑल सब कुछ तैयार, मैं बाहर मुझसे बोला था कि आज मुझे पहले पहुँचना है उस सूर्या टॉप पर। पता नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हर स्टेप पे मैं हर बार से ये बोलती थी तुझे पहले पहुंचना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 10-15 मिनट पहले मैं उस सूर्या टॉप पर पहले पहुंची हूँ। और उन सब में से मैं से झुक कर उस पीक पर, क्योंकि लोगों के लिए बहुत बड़ा पीक नहीं था, छोटा पीक है, सबमिट करते थे, आ जाते थे। और मेरे लिए मेरे एवरेस्ट जर्नी का पहला स्टेप था, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी था। और मैंने खुद को धपधपाया था कि आज जो तूने सोचा था वो कर लिया। इतना ही नहीं, मैं सब झुक करके देख रही थी जो नॉर्मल माउंटेन है तो धीरे धीरे क्लाइंब करके आ रही थी। मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग पीक पे आ जाते हैं और मुझसे ये पूछते हैं, मैडम खाते क्या हो? आप हमारे सामने अपना प्रोस्थेटिक लेग पहन रहे थे, दूसरे पैर में आपको स्वेलिंग हुआ था, इतना अच्छा कैसे चल सकते हो? मैं उस पीक पर बैठे बैठे सिर्फ इतना बोला तो जो मेरा गोल है, मेरा पैशन है, जो मेरा गोल मेरी जिंदगी में, मेरा जुनून, मेरी ज़रूरत है। कहते हैं जब ये 4 चीज़ें किसी के अंदर होते, कोई रोक ही नहीं पाता है। और बताइए, जब कोई गोल किसी का जुनून बनता है, जुनून आपसे वो करवाता है जो शायद हम खुद नहीं कर पाते। तो मेरा गोल था भाई, मेरा तो जुनून भी था, मेरी ज़रूरत भी था। अगर वो नहीं करती तो हर बार वो जो बेचारी की नज़र था ना लोगों की, ओ बेचारी से शादी कौन करेगा? आप समझ रहे ना, ऐसा हमेशा मेरे साथ चिपका रहता था। जब भी मैं अपने परिवार में जाती थी, हर बार दादी नानी काकी टाइप के लोग आते थे, अरे बेचारी का पैर कट गया वैसे, और मुझे इतनी गुस्सा आती थी कि बस मैं सूर्या टॉप पर मैं सबमिट करके जब फाइनली मैं एवरेस्ट के लिए जब फिट थी, मुझे स्पॉन्सर पूरा मिला हर कदम पे। आप खास करके महिला कहते हैं एडवेंचर मैन कहा जाता है, और एक वुमेन होने के नाते हर बार परीक्षाएं देनी पड़ती है। मैं जब फाइनली एवरेस्ट के लिए निकली हूँ तो काठमांडू पहुँची तो जब भी एक ब्रीफिंग होती है गाइड्स के साथ है, तो भाई ब्रीफिंग हो रही थी, गाइड ने जब मुझे देखा बुला रहे, एक पैर तो इसका रॉड है, दूसरा पैर के अंदर रॉड है, थाई में भी रॉड है, लोहा है, माइनस टेम्परेचर में क्रैक हो जाएगा, ये नहीं जा पाएगी। बच्चे भी मैंने कहा चुप रहे, वो जरूर जाएगी।
और उसने एक एक ट्रेनिंग लिया है, ऐसे नहीं आ गई है, ट्रेनिंग लिया है और वो जाएगी। जब अच्छा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि वो बार बार मुझे ऐसे बोल रहा था, इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक सबसे अच्छा, फाइनल जब निकल गए रॉकी एरिया तक सबसे अच्छा, रातों रात हम कब कहाँ पहुँच गए कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना, आपने देखा होगा किसी का अचीवमेंट जितना सुंदर हो या फिर माउंटेन जितना सुंदर होता है उतना ही वो टफ होता है। हम उसके पीछे का वो अचीवमेंट तो देखते हैं, उसके पीछे का स्ट्रगल बहुत कम ही लोग देखते हैं। और सेम माउंटेन का है, एवरेस्ट में करीब 4 कैंप लगते हैं। 6 लोग थे इंडिया से, रॉकी एरिया तक बेस्ट। लेकिन जैसे ही कैंप 3 के आसपास पहुँचे हैं, कैंप 3 ऐसे है और बर्फ को काटते हैं फिर टेंट लगाते हैं और एक रोप हमेशा आपकी कमर से बंधी होती है। जब वॉशरूम में जाना है आपको तो एक कमर से एक रोप बंधी होती है, हमेशा बना रहेगा। जब मैंने 2 लोग, बड़ा मुश्किल पल वो होता है जब 4-5 लोग किसी चीज़ को करो और अचानक आता है एक टीम मेंबर बोले मैं वापस जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। और तो मैं बड़ा हीरो बन के गई वहाँ पे, अरे नहीं हो जाएगा, मैं भी तो प्लान कर रही हूँ, ऐसे ही मैंने बोला था। मैंने कहा अरे अरुणिमा तेरे एक पैर में दूसरे में चला जाएगा तो क्या। वाकई में मैं चुप थी। फिर मैं वही रोना धोना, मैं नीचे अंदर टेंट के अंदर घुस गई थी और मैं रोई और रोई कि अरे ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। फिर रोते, फिर नेक्स्ट डे मैंने जैसे बताया कि हमेशा बड़े माउंटेन रात में क्लाइंब करते हैं। रात को 1 बजे, क्योंकि बड़ा माउंटेन था, रात को 1 बजे मैं निकली हूँ कैंप 3 से कैंप 4 के लिए। और वो विंड में अगर बता पाऊँ, आप सबने ने महसूस किया होगा कि 100 की स्पीड में आपकी 4 व्हीलर चलती है और आपका विंडो खुला होता है, तो सबने महसूस किया होगा। और रोप होती थी आइस वॉल पे, जो विंड हमें ऐसे कभी इधर धक्का दे कभी इधर धक्का दे, मतलब वॉल पे हम टकराते थे, उस बर्फ की दीवार पे हम टकराते थे। इतना ही नहीं, मैं अगर एक्सट्रीम ठंड की बात करूँ मैं तो ऐसा लगता था बहुत सारी सुइयाँ हमारी बदन में घुसा दी थी, इतना ठंड होता है। और उस पर वेट आपके जो बैकपैक होता है, वेट होता है, उस पर फिर चलते रहना है आपको। और वो स्टेप शायद ये सीढ़ियाँ फटाफट क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट में आपका एक बार एक स्टेप उठता है। मैं बढ़ रही थी आगे और हर कदम पे मैंने ये बोला था, अरुणिमा जो तुझ में है वो उसमें नहीं है, तू एवरेस्ट सबमिट करके वापस आएगी। हर कदम पे, हर स्टेप पे, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत लंबा वाला सोच रही थी, कुछ नहीं। हर बार अपने सामने का जो पहले एक स्टेप होता था उसके बारे में हमेशा सोचती थी। क्या नेक्स्ट डे करीब दिन में 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे के करीब है कैंप 4 में पहुँची। कैंप 4 भी पहुँच पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लोग कैंप 4 में नहीं पहुँच पाते। जगह जगह टेंट लगे हुए थे। बचेंद्री मैम का सब हिदायत है कि टेंट से बाहर निकल के आपको नेचर से मिलना है, नेचर के साथ बॉडी का कंटाइज करना है। मास्क लगा के, ऑक्सीजन मास्क लगा के, और ऐसे क्योंकि कैंप 3 से ही ऑक्सीजन मास्क लगना शुरू हो जाता है। मैं जगह जगह टेंट्स मैं देख रही थी कि क्या है, ऐसे बड़ा सा ग्राउंड जैसा है कैंप 4, बहुत सारे टेंट्स लगे थे और देश के भी लोग होते हैं। उत्सुकता रहती है कि क्या है, सब कुछ नया होता है वहाँ पे। बगल वाले टेंट से 4-5 शेरवा किसी को खींच कर बाहर निकाल रहे थे, मैं भी देख रही थी हो क्या रहा है। जब देखा कि पूरी तरीके से वो बाहर आ गई थी, जिस पोजीशन में वो लड़की सोई थी ऐसे, उसी पोजीशन में ऐसी बॉडी अकड़ चुकी थी और मर चुकी थी, ऐसे टेंट के बाहर था। इतना ही नहीं, कोई दूसरा था मेन सबमिट से सबमिट करके आया था और आते ही वो टेंट के अंदर ऐसे सो गया था, उसके फेफड़े में पानी गया था और वो भी मर चुका था। मेरे सामने ऐसे दो डेड बॉडीज रखी थी। अब देखिए, चाहे आप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे माउंटेन हो, हर जगह रिप्लेस कैसे होता है। अब जितनी देर, क्योंकि कहते हैं किसी रुकता नहीं जिंदगी। अगर आप नहीं खड़े रह सकते, नहीं उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, सेकेंडों लगता है, ऐसे लोग हटा देते हैं आपको और दूसरा कोई आता है उसको लेकर आगे बढ़ता है। माउंटेन में अगर वो माउंटेन जर्नी को वहाँ ख़त्म कर दिए, मतलब वो नहीं क्लाइंब कर पा रहे थे, किन्हीं कारणों से वो टेंट जो था, जिस टेंट में वो थे, कोई दूसरा भी आ रहा था नीचे से, उसको वो टेंट चाहिए था, उनकी बॉडी ऐसे निकाल करके बाहर रख दी गई थी। बदलता कैसे है। और खैर दूसरा आपने देखा होगा कि ऐसे ये जिगजैग होता है, ये जिगजैग, चाहे आपकी ज़िंदगी का जिगजैग उतार चढ़ाव हो या फिर वो मार्केट का जिगजैग हो। जब आप यहाँ आते तो आपको बहुत
दुखी होते हैं, जब आप यहाँ होते हैं तो आप बहुत यहाँ दुखी हैं, यहाँ आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए, अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको उतना ही काम करना जितना आपने पहले किया था। फर्स्ट पे आने के लिए अगर आप जब ऐसे रिफ्रेश करते चलो फाइनली, मैं ये नहीं कहती कि रिफ्रेश मत करिए, लेकिन आपका ध्यान हमेशा फिर भी उसी पे होना चाहिए। नहीं तो आप जब, क्योंकि कंफर्ट जोन में आपका समय नहीं लगता, जब आप कंफर्ट जोन में आएंगे तो ये भूल जाएंगे, और जब आप भूलते हैं आपका ही कंपटीटर उतनी मेहनत कर रहा हो तो वैसे आपको ऊपर पहुंचता, आप सेकंड पे आ जाते, पलक झपकते आपको रिप्लेस कर देता है। सेम माउंटेन में होता है, अगर पलक जब आप यहाँ होते सॉरी बोलते, गलतियाँ करते हैं, सॉरी बोलते हैं, माउंटेन आपको सॉरी बोलता है, सॉरी गलती का कोई चांस नहीं। खैर कैंप 4 है, ये मेरी सब्जेक्ट है। अगर आप ये सोचें तो मैं डरी नहीं थी उन लोगों को देख के, तो बहुत डर गई थी उन 2 मिनट बॉडीज़ को देख करके। बहुत कैंप 4 ये मेरी सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है करीब 3500 फीट। जो नॉर्मल लोग होते हैं थोड़ा सा डार्क हो जाता है तब जाते हैं, मैं डे लाइट में थोड़ा सा सन था, लाइट था, तभी मैं निकल गई कैंप 4 से मेन समिट के लिए। डे लाइट जब तक था तब तक बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ, मेरी हेडलाइट होती है और जैसे ही मेरा सिर इधर ऐसे ऐसे जा रहा है, उधर ही मुझे डेड बॉडीज नजर आ रही है। 99 की डेड बॉडीज आज भी एवरेस्ट पे ऐसे दिखती है, मतलब फ्रीज हो गई पूरी, 10-10 लाख का इक्विपमेंट उसकी बॉडी पे, लेकिन वो मर चुका है। ऐसे बॉडी सिंबल बन जाती है। एक ही रोप में बहुत सारे लोग क्लाइम करते हैं, कई लोग क्लाइम करते हैं। मैं जिस रोप में थी उसी रोप में मैं और शेरपा फटाफट भाग रहे थे। ठीक है, पुरानी डेड बॉडीज थी वो अलग चीज़ है, लेकिन फटाफट में भाग रही हूँ। मेरे सामने बांग्लादेश का ऐसे हाथ, उनका जो फ्लैग था वो फ्लैग उनके हाथ में, मुंह से आवाज़ आ रही है और हाथ ऐसे मूव कर रहा है। मैं ब्लैंक हो गई थी। कभी कभी परिस्थितियाँ शायद आपके जीवन में भी ऐसी आती है कि हम डिसीजन भी नहीं ले पाते कि हमें करना क्या चाहिए। मतलब आज हाँ भाई कुछ तो करना है, खड़े थोड़ी रहना है। मैं ब्लैंक हो गई थी, सामने है वो, और जब तक मैं वॉक करके गई हूँ मूवमेंट भी खत्म हो गया। क्लाइम करके जब तक मैं पहुँची हूँ मूवमेंट खत्म हो चुका था। शेरपा मुझसे पीछे से कर रही, मैं वापस चले, जिंदगी की दोबारा ट्राई करना है क्या। मतलब सुन मैं रही थी लेकिन बोल कुछ पाई नहीं थी, क्योंकि वो सामने देख रही थी। मैं थोड़ी देर में जब बार बार वो बोल रही मैं वापस, जब मैं इस जर्नी के लिए निकली थी, बचेंद्री मैम से फर्स्ट टाइम मिली थी, तो वो सिर्फ मेरा जर्नी था, सिर्फ मेरा था। लेकिन बचेंद्री मैम ने मुझे एक चीज़ और बोली कि रिमा, जब मुझे सी ऑफ करने के लिए गई थी काठमांडू, तो उन्होंने कहा जब तू मुझे पहली बार मिली तो तेरा जर्नी था, लेकिन अब ये पूरे देश का जर्नी है। ये याद रखना, बाकी प्रेशर उस पर कुछ भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं ना, मैंने वो बातें वीडियो की तरह चलती है माउंटेन में। मैंने ऐसे सेफ्टी रोप, कैराबिनर होता सेफ्टी, मैंने खोला है, खोल उस डेड बॉडी के आगे लगाया और उस डेड बॉडी को लांघते हुए मैंने सिर्फ इतना बोला था, इन सब में से यहाँ पर जितने लोग हैं, इन सब में से अगर सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट कर दो, जिंदा वापस जाऊँगी। इतना बोल करके मैंने उस डेड बॉडी को लांघ दिया। आज भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, और मैं उस डेड बॉडी को लांघ कर मैं इतना डर गई थी, फटाफट भागने की कोशिश करके मेरे पैर से पहुँच जाके उस डेड बॉडी को रुक गया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या फील हो रहा था मुझे। एनीवे, मैं भाग रही थी फटाफट। एक बार फिर से साउथ सबमिट क्लियर स्टेप के बाद फिर से एक बार मेरे शेरपा ने मुझसे कहा कि ना वापस चल, अब की बार नहीं हो पाएगा तेरा। अब आप साउथ सबमिट क्लियर स्टेप से पीक दिखना शुरू, मतलब मेन पीक जो दिखना शुरू, अगर सनलाइट है तो दिखता है मेन पीक, अगर क्लाउड है तो नहीं दिखता। सनलाइट का अच्छा, और वो मुझे बोल रहा है कि वापस चल, जिंदगी दोबारा इतना अच्छा मौका है मेरे पास और मैं इसको बना दूँ। शायद आप भी मेरी जगह पर होते कि ऐसे सिचुएशन ये लगता है कि यार सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा यही है जो नहीं चाहता मैं एवरेस्ट सबमिट करूँ, वापस चला। मैंने उसको ऐसे देखा, मैं क्यों भाई, अभी मैंने एक बार ना होने के फायदे बड़े होते हैं, आराम से हवा क्रॉस होती है, ठंड नहीं लगती है, ऐसे उसका सॉक्स में इसमें पहन लेती है, ईजी एकदम दबा देती हूँ किसी को भी। और इतने में कभी कभी ये होता है जब भीड़ है
और बहुत सारे लोग रोड पर खड़े तो उनके पैर ऐसे करके खड़े हैं तो मुझे पता नहीं चलता। जो भाई साहब चिल्लाती है, बहन जी चिल्लाती तो मुझे पता चलता है सॉरी, मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो माउंटेन में भी मुझे बड़ा फ़ायदा मिलता है उसका। ठंड बन के पराठे में उसके मिसिंग पहन लो सॉक्स, तो ज़्यादा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वेट नहीं होता ज़्यादा। लेकिन सामने समिट है, बार बार वो बोल रहा है कि डरो वापस चले। अब मेरे मन में आ रहा था मैं दौड़ के पहुँचूँ, लेकिन अफसोस कि आप माउंटेन में दौड़ नहीं सकते, रन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मैंने शेखर को बोला क्यों भाई, सामने तू करा रुक जा। उसने बोला तेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और थोड़ी देर अगर नीचे नहीं गए तो पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा क्यों भाई इतना जल्दी कैसे, तेरा रेगुलेटर 4 पे है। मतलब 4 पे रेगुलेटर था और 2-3 पे जनरली रखना चाहिए, 4 पे फुल है। तो ठीक है, अब एक ही जगह पे जब हम खड़े होते तो बॉडी जमना शुरू हो जाता है, ब्लड सब जाम होना शुरू हो जाता है, जमना बर्फ होना शुरू हो जाता है। मेरे एक पैर की उंगलियाँ ऐसे मुझे मूव करनी पड़ती थी, एक ही पैर मूव करना पड़ता था। कभी कभी लाइफ में ये भी पल आपके आता होगा कि जब इस तरीके के डिसीजन नहीं ले पाते तो होता क्या है, कहते ना कि स्वामी विवेकानंद जी मेरे स्पिरिचुअल गुरु थे, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। उनकी एक, शायद आपने भी पढ़ा होगा, उनका एक है लिखा हुआ, बोला ठीक है तू जाना चाहता तो जा, नहीं जाना चाहता मत जा। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम का। सिर्फ इतना बोलकर लोगों के फुटप्रिंट्स बन जाते हैं स्नो में। मैंने कहा तू नहीं जाएंगे, फुटप्रिंट्स को फॉलो कर लूँगी लेकिन जाऊँगी। मतलब कहता है ना डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है, एक कदम बढ़ाओ तो प्यार से, फिर तो वो भी आएगा। मुझे पता था वो आएगा, एकदम अच्छे से पता था वो आएगा। ठीक है तुम बता। मैंने फुटप्रिंट को 10-20 कदम में चली हूँ, थोड़ी देर बाद भाई सब चिल्लाते हुए तू मरेगी मुझे भी मरवाएगी, तुझे कोई फर्क नहीं है। सुनाई मुझे सब दे रहा था, सुनाई मुझे सब दे रहा था, लेकिन दिखाई सिर्फ एड्रेस दे रहा था। टॉप ऑफ द वर्ल्ड दुनिया, मतलब करीब 2 घंटे बाद हम दोनों दुनिया के सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हाथ ऊपर करके इतनी जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि मैं सबको बता दूं आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे। और उस लड़की को, जिस लड़की को लोग पागल बोलते थे, हाँ भाई उस पागल में चिल्लाने की कोशिश कर रही थी मैं, और ऐसे मास्क नीचे करके बार बार मेरा चिल्ला। शेरपा मुझे कह रहा है और मेरा क्या सीखा तूने, माउंटेन में चिल्लाया है, रुक जा तू नहीं समझेगा, क्योंकि तू नहीं समझेगा। और आज भी आप शायद महसूस करता रहे, आज भी वो फीलिंग्स है। 6-7 मिनट मेरी जिंदगी के अनमोल पल है वो। मतलब मास्क नीचे करके मैं चिल्ला रही थी। अब मैंने शेरपा से रिक्वेस्ट की, बहुत सारे माउंटेनियर्स का मैंने एक्सपीरियंस जाना था कि आप टॉप की फोटोज और वीडियोज क्यों नहीं ले पाते। तो एक तो वेट इतना ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन बोतल ही उठा पाना भारी हो जाता है, पानी उठा पाना भारी हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वो इसलिए मैंने टेम्परेचर में कैमराज और बैटरीज काम ही नहीं करती थी, तो इसलिए वो फोटोज़ वीडियोज़ नहीं, बहुत कम ही लोग ले पाते थे। मैं प्लान करके गई थी फोटोज़ वीडियोज़ तो लेना है चाहे कुछ भी हो। और मैंने शेरपा से, मैंने जब इस जेब से कैमराज और डिस्पोजल कैमराज निकालना शुरू किया, कर ओ तेरा 1 किलो का वेट तो यही है, वो तो कभी धीरे चल रही थी तू। अरे तो ठीक है जो भी है, प्लीज़ फ़ोटोज़ निकाल लो। फोटोज तो उसने निकाल ली थी, बात तो मेरी उसकी तब बिगड़ गई जब मैं इसको वीडियो बनाया। वो इतने गुस्से में, आज भी हम हंसते हैं, इतने गुस्से में वहीं पटक दिया। बोला तू मर, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। ओ अब मुझे समझ में आया, तेरे बारे में मैंने पढ़ रखा था, तू तो पहले भी सुसाइड करने के लिए गई थी। अब आप समझ सकते हो मुझे इतनी, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, प्लीज़ वीडियो बना लो। मैंने हाथ पकड़ा और खींचा, उसको कैमरा उठाया, पकड़ाया, बोले वीडियो बना लो। शायद आप सोच रहे हैं कर देना क्या ये लीडरशिप है, तुझे तो वापस जितना पहुंचना है हमको पता, वो वीडियो मैंने बनाया था। आप भी शायद देखते होंगे जब किसी भी चीज़ के बारे में, जितना हम माउंटेन जब किसी चीज़ को लेते हैं, किसी माउंटेन्स को लेते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, चाहे बुक्स से पढ़कर, कहीं से भी, या फिर लोग जो जिन्होंने क्लाइंब किया पहले उनसे पूछना। सबसे पहले उसके बारे में जानने की कोशिश कर, जितना हम जानते हैं उतना आसान हो जाता है हमें उसको सबमिट करना, बहुत आसान होता है। मतलब जो गलतियाँ पहले हुई वो गलतियाँ हमें नहीं करनी, वो सीख मिलती है हमें। तो मुझे पता था एवरेस्ट के बारे में, बहुत अच्छे से पता था। मुझे पता था जितना ऑक्सीजन मेरे पास है अब है,
मरना तय है। इस बार तो मैंने और शेरपा ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था, शायद जिंदा वापस ना जाए। मैंने शेरपा को फिर से जब कैमरा पकड़ाया है और बोला ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती ये वीडियो मेरे देश पहुंचा दे, मेरे भारत पहुंचा देगा, पूरे यूथ तक चला जाएगा। और मैंने उस वीडियो में बोला क्या है कि आज ऐसे हालात होने के बाद भी अगर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सके तो आप क्यों नहीं। जरूरत सिर्फ सोच, गोल और फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने के मजबूर हो जाए। 2011 अप्रैल 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज 1 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर 2 साल में कैसे लोगों को लगता कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया, जबकि सच ये था कि जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल और दिमाग से किया था। कोई भी गोल जब अपने दिल और दिमाग का कोई नहीं रोक सकता। मैंने कही थी स्टार्टिंग में मेरी कोई किताब की बातें नहीं, खैर जो भी था वीडियो बन गई थी। अपना नेशनल फ्लैग के बारे में थोड़ी सी बताऊँ मैं अगर, कि जब आप किसी ऐसी जगह सी लेवल पर तो वो फीलिंग शायद नहीं आती, लेकिन जब ऐसा लगता है कि लोग नॉर्थ साइड से, नॉर्थ में कौन है आप सभी जानते हैं, नॉर्थ साइड से क्लाइंब कर रहे थे, अपना फ्लैग लगा था, मेरे मन में आता अपने स्टेप में लगाऊं और ऐसे में खड़ी होती, लेकिन मेरा पैर में दम इतना नहीं बचा था, मैं गिर जाती थी घुटनों के बल। अपना ट्रियो कलर सबसे ऊपर दिखाई थी। बार बार ये चीज़ होती है और ये अपने आप आएगा, कोई ऐसा सिखाएगा नहीं, अपने आप आता है। खैर नेशनल फ्लैग लग गया तो मैं फटाफट नीचे भागना था अभी मुझे। मैंने वो तड़प भी महसूस किए कि इंसान बिना ऑक्सीजन के तड़पता कैसे है। वो तड़प में इसीलिए जिंदगी कितनी मतलब अब इस समय या फिर हम इस समय कुछ यहाँ रहकर कोई गोल को सेट करते, मैं ये नहीं कहती आसान है, लेकिन लग्जरी में करते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको लिमिटेड चीज़ों में करनी होती है। सिर्फ 2 चॉकलेट, 1 पानी की बोतल, उसी में सर्वाइव करना है आपको पूरा, वो भी जिंदा वापस जाना है। खैर जिस चीज़ का मुझे मेरे शेरपा को डर था वही हुआ। नीचे पर उतरते वक्त मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म और ऐसे गिरने के नीचे तो हाथों को पुल, मतलब हाथों से बॉडी को पुल करके ले जाने की कोशिश की, लेकिन ले नहीं जा सकता, फ्रॉस्टबाइट हो जाता है। नीचे में भागने के उसी समय 10:55 मैंने एड्रेस सबमिट किया। अगर 11 बजे के बाद कोई अटैक करता है तो उसको सुसाइड अटैक बोलते हैं। 10:55 6-7 मिनट अपने आप हो गए थे, मतलब 11 से ऊपर था। अब जैसे जैसे दोपहर होते विंड इतना तेजी से चलता है कि विंड उठा के आपको फेंक देगी। स्नो कॉटन जैसा गिरता है, अगर रुक गया तो कॉटन जैसा स्नो ही ढक देगा, मतलब कब ढक गया पता ही नहीं चलेगा, फ्रीज हो जाता सब कुछ। खैर मैं कोशिश करती नीचे जाने की, नहीं जा पा रही थी। मैंने शेरपा को लास्ट में तू चला था, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी। शेरपा ने नहीं लगा तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तू सबमिट कर पाएगी। तूने सबमिट किया, जाएंगे तो जिंदा दोनों साथ जाएंगे, तो दोनों साथ ही हमारे। तो कहते ना ऐसा अगर कोई बोलता है तो एनर्जी जनरेट होती है बॉडी की। और मैंने कहा नहीं ठीक है। उसी समय के ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, जनरल सबके पास होता है 2, एक जाने को एक वापस आ गया। मैंने दोनों लगा दिए थे जाके। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगी बाद में। उसमें जब उसने एक को, क्योंकि जब क्लाउड होता है, मेन पीक पर क्लाउड होता है, भटक क्लाउड होता है, तो सबमिट करने नहीं जाता क्योंकि पीक दिखती ही नहीं है, लोग भटक जाते हैं। तो उसने एक को ड्रॉप किया, अब एक वापस जाना शुरू किया। अब मैं ड्रॉप करती है या मैं छोड़ देती, वैसे भी विकलांगता का जीवन भर माला मेरे जीवन में आ गया था। वो मौका मिला था मुझे वो विकलांगता का माला फेंक देने का, तो जीवन मुझे कभी मौका ही नहीं देता, कोई स्पॉन्सर ही नहीं देता सबमिट के लिए। इसलिए मैं वो मौका ही, पहला ही मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, किसी कीमत में करना चाहती थी। खैर एक को जब उसने ड्रॉप किया तो वॉकिंग डिस्टेंस पे शेरपा गया और हाथों से वेट किया, ले आया, मुझे लगाया और बोला अरुणिमा खड़ा किया, बोला अरुणिमा तो बहुत लकी है, भगवान भी चाहता है जिंदा रहे। अब मेरे चुप रहने के 2 कारण थे। एक तो मेरे पास ताकत नहीं थी और दूसरा ये था अगर मैं बोल देती तो एक थप्पड़ खींच के मार देता। कहते एक तो टॉप पे तूने मेरी बात नहीं मानी थी, 6-7 मिनट तू ज़्यादा टाइम लिया तुम्हें वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन थोड़ा और नीचे जाते हैं। अब मेरे चुप रहने के 2 कारण ये थे, लेकिन फिर भी जब ऑक्सीजन दिया है
वो मुझे बार बार बोल रहा कि तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता जिंदा रहे। पता नहीं यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन अगर बात करें मेरी, न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं तीनों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को ऐसे मोड़ देते हैं, मतलब ऐसे मोड़ देते हैं। परिस्थितियाँ आपके साथ, मेरे भाग्य ने तो लिख दिया था कि जा भाई व्हील चेयर पे आ जा। जिस जॉब के लिए मैं जा रही थी, असिस्टेंट कमांडेंट, लाइक सेम डीएसपी जॉब ऑफर हो गया था, मुझे जॉब ही ऑफर कर दिया गया था। इवन मुझे ब्लड की ज़रूरत थी तो डिपार्टमेंट ने ही मुझे ब्लड दिया था। मैं चाहती तो जॉब ज्वाइन करती, 200 लोगों के बटालियन, अच्छा लग्जरी ऑफिस, लग्जरी गाड़ी, पूरा जीवन बहुत आनंद से हो जाता। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगी, क्या देव जी मुझे क्यों यहाँ बुलाते हैं? कहते हैं हम अपने भाग्य के लेखक होते हैं, हम अपने भाग्य के लेखक तो जैसा चाहे अपने भाग्य को लिख सकते हैं। खैर, मैं फटाफट जो भी अल्लाह का भाग्य किस्मत आप जो भी मान लीजिए, मेरे लिए तो बेस्ट था। मैं फटाफट भागना शुरू किया मैंने नीचे। अब सबमिट जब हो जाता, मैं बताया था पहले ही, हम जब क्लाइम कर चुके थे या फिर ऐसे, तो हम बार बार बैठते हैं, हमारा ऑक्सीजन चल रहा होता है, वो भी 3-4 पे, तो मतलब एकदम स्टार्ट है वो। हम बार बार बैठ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा ऑक्सीजन चढ़ने से ज़्यादा उतरने में मौतें ज़्यादा होती हैं, बहुत मौतें नीचे उतरते वक्त होती हैं। मैं फटाफट, मेरा एक्सपीडिशन जो था वो इको एक्सपीडिशन था, मतलब ह्यूमन वेस्टेज भी हो, वो भी पाउच में रखो, नीचे रखो, मतलब बैग में रखो, फिर नीचे लेकर के आओ। बेस कैंप में काउंट होगा, वो पॉलिथीन काउंट होती है, इको एक्सपीडिशन था। अब मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो भी बैठ रहे हैं या फिर फ्लैट बैग छोड़ देते हैं लोग, तो उसको लेकर के नीचे आने का था। तो मेरे सामने पानी का थर्मस है, उसका ढक्कन ऐसे लेकर के आना, ऐसे पता नहीं पी पाए थे कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो जब मैंने उनको ऐसे उनके कंधे पे हिलाया तो लुढ़कते हुए नीचे गिर गए, मतलब उसी पोजीशन में फ्रीज हो गए। और ये सब बर्फ हो गया था, ये सब बर्फ हो चुका था। लुढ़कते मैं पीछे हटी हूँ और वाइट चादर पर मैं बताऊँ, पैचेस बन जाते हैं, वॉमिटिंग होती है लोगों की, ब्लड के पैचेस बन जाते हैं ऐसे। उसी के बीच में भाग रही थी और अचानक मेरा खुद का प्रोस्थेटिक लेग ऐसे नीचे निकल जाता है। आप देखेंगे अगर जाकर के -60 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर कभी कभी रिस्क डाउन हो जाता है। और ये नाखून और मांस मेरे फट गए थे, यहाँ सबसे ब्लड आ रहा था। विंड से ये सब क्रैक हो जाता है, मतलब आप ऐसे पील कर लेंगे, मतलब छील लेंगे ऐसे। खैर, यहाँ सबसे ब्लड आ रहा था, ऐसे मैं मुट्ठी नहीं बांध पा रही थी, मेरा पैर निकल गया। शेरपा सामने है, मतलब मेरा गाइड सामने है और मुझे कह रहा चल सारे, क्योंकि जितना हम बोलते एनर्जी यूज होती है। अब मैं उसको नहीं बता पा, मेरे भाई रुक जा, मेरा पैर निकल गया, कैसे बोलूँ? क्योंकि बड़े माउंटेन में अगर आप चल नहीं पाएंगे तो आपको छोड़ देगा, खुद भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई जान थोड़ी लेगा। आपका गोल था, आपको सबमिट करना था, आपको जिंदा वापस पहुंचना। उसका क्या उसने बता दिया कि हाँ भाई आप जाओ, कोई और आपको कोई बता सकता है, उठा नहीं सकता। आप समझ पा रहे हैं? कोई उठा नहीं सकता है। अब मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, ऐसे आंसू आता, मास्क था, आते आते जम जाता था। वो एग्जाम्पल सही होगा गलत होगा मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊँ, ऐसे मेरे मुंह में ऐसे लार आता था, स्लाइडा आता था, ऐसे नीचे जब स्प्लिट करते तो कुछ से आवाज आता था, मतलब यहीं पे वो जम जाता था। आंसू आते 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 ये सब ऐसे मेरा ऐसे ब्लड आता, बाहर आते आते जम जाता था। खैर, मुझे नहीं समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। फिर लगा मुझे कि शायद मैं जिंदा वापस आ जाऊँ। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा रोने से कुछ नहीं होगा, मतलब वो लड़ने वाली, मैंने आंसू को पोंछा, चिल्ला के दिया क्या है। एक तो मेरा पैर काट लिया, फिर दिमाग में माउंटेन, आज जब मैं सबमिट करता, आप क्या चाहते हैं मैं जिंदा वापस आऊँ? ठीक है, आपके पास जितनी ताकत है लगा लो, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। और मैंने इस हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ के ऐसे मोड़ दिया था, यहाँ इसकी फट गई थी। इस हाथ से झुक के प्रोस्थेटिक लेग को पकड़ा है और पैर को घसीट के चलना शुरू किया है। आपने देखा होगा जिंदगी में जब अपने आप गोल के, अपने टारगेट के इतने करीब, मतलब जितने जितने करीब जाते हैं,
उतना स्ट्रगल बढ़ जाता है। मतलब जितना नज़दीक जाते हैं स्ट्रगल बढ़ जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोग उस स्ट्रगल से टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको तोड़कर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अब आपको डिसाइड करना कि क्या बनना है। खैर मैंने वो भागना शुरू किया, पैर घसीट घसीट के चलना शुरू किया, रोप पकड़ के सांस दूसरे पैर घसीट के चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद रॉकी माउंटेन्स था जहाँ विंड कहते हैं ना, थोड़ी जस्ट सेकंडों की देरी होती है, अगर उसको क्रॉस कर गए तो सब कुछ आता है और कुछ टूट जाते हैं, अंधेरे मिल जाते हैं, निकल जाते हैं आगे। एनीवे मैं रॉकी एरिया था जहाँ मैं उसके पीछे गई, विंड कम था, पीछे बैठ के मैंने अपने पैर को खोला है, प्रोस्थेटिक को खोला है, मेरा स्किन पूरा कट जाता है, इससे पैर स्लिप हो जाता है। मैंने उसको लगाया, फिर से पहना और भागना शुरू किया। अब एक बार जब पैर सेट हो जाता है तो मैं बहुत अच्छा चल सकती हूँ और फटाफट फटाफट तो भागना शुरू किया। हमारा जो वॉकी टॉकी हुआ या फिर हेडलाइट या फिर पानी, सब कुछ लिमिटेड होता है, वही उसी में आपको जाना है, अगेन वापस जिंदा भी वापस आना है। मैं भाग रही थी, हेडलाइट उसकी बैटरी खत्म, उसकी धीरे 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 डाउन हो गई, अब तो देख नहीं पा रही थी। और कहते हैं ना वो एक डायलॉग है शाहरुख खान की, पूरी कायनात लग जाती है, मुझे नहीं पता सच में बताओ, कुछ कभी कभी होता है ऐसा। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा पहुँचूंगी कैसे, कैंप 4 पहुँचूंगी कैसे, शेरपा भागे जा रहा। थोड़ी देर बाद जब मून लाइट आई है, मून लाइट वाइट चादर पर रिफ्लेक्ट होकर चमक रही थी, मतलब अच्छा खासा टार्च, बहुत ही बढ़िया। और उस मून लाइट में मैं वापस कैंप 4 पहुंची। और जब कैंप 4 पहुंची, मेरे ग्रुप में जो मेल लीडर थे सबमिट करके आ गए, तो उनका सबसे पहला सवाल यही था, अरुणिमा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। मैंने एक लाइन में बोला था, जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। रिस्क ना लेना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। खैर वो एवरेस्ट सबमिट करना कोई बड़ी बात है, सबके पास बहुत सारे लोग सबमिट करते हैं, जिसके पास भी जुनून करे जूता सबमिट करते हैं। लेकिन हर आदमी का हम जो यहाँ पर है, हर आदमी का अपना एक अलग रिक्वेस्ट होता है। आप सबका बस गुड मैसेज चाहिए। हमेशा कहती हूँ और आज भी मुझे भी हर पल इंस्पायर करता है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।